नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मन की बात कार्यक्रम का 92वां एपिसोड हुआ प्रसारित। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अचानक अपनी मां हीराबेन मोदी से उन्होंने मुलाकात की। आज 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे गति। श्रीकांत त्यागी मामले पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला। कहा एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, लगाया बड़ा आरोप। खबरें अब विस्तार से। महीने के आखिरी रविवार यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की और प्रधानमंत्री ने आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित भी किया। हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात में उन्होंने देशवासियों से बात की और इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अपने मन की बात लोगों तक पहुंचाई। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं में और 29 बोलियों में प्रसारित करता है और इसके अलावा प्रसार भारती अपने सभी डीडी चैनलों पर इस कार्यक्रम के दृश्यों को हिंदी के साथ साथ अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करता है। हर महीने होने वाले इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी खास तैयारी करती है और इसके लिए शहरों के साथ साथ गांव में भी रेडियो लगाया जाता है। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम अपनी मां हीराबेन मोदी से मुलाकात की। साबरमती नदी पर अटल पुल के उद्घाटन और खादी उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के रायसन इलाके में स्थित अपनी मां के आवास पर पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी ने बताया कि देर शाम वहां मां से वो मिले हैं और उनके साथ आधा घंटा भी बिताया। खबरों के मुताबिक मां हीराबेन से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजभवन के लिए रवाना हो गए। यहीं उन्होंने रात्रि विश्राम किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज पीएम कक्ष व गांधीनगर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साबरमती नदी पर पैदल पुल अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि शाम को वे यहां उन्होंने खादी महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल ब्रिज साबरमती नदी को 2 किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है और इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया। इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा के लिए रविवार से 2 दिवसीय दौरे पर आज त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि नड्डा ने कोविड महामारी के कारण 2 बार राज्य का दौरा रद्द किया था। त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव अभी 6 महीने दूर हैं, लेकिन भाजपा ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य मंत्रिमंडल में हालिया बदलाव को देखते हुए उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वे सुबह करीब 10:45 पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट पहुंचे। सूत्रों ने बताया है कि बैठकों के दौरान नड्डा अगले साल होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार भी करेंगे। भाजपा ने एक बयान में कहा कि रविवार को अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा नड्डा का स्वागत भी किया जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, डिप्टी सीएम जिष्णु देव वर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य जी, राज्य सरकार के कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी को लेकर
तैयारी उन्होंने मजबूत की थी। इसके बाद नड्डा हवाई अड्डे पर ही भाजपा नेता, स्थानीय बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण उन्होंने सुना। हवाई अड्डे के बाहर भाजपा अध्यक्ष का जनजाति, मणिपुर और बंगाली तरीके से पारंपरिक स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से स्टेट गेस्ट हाउस जाते समय विभिन्न स्थानों पर नड्डा के अभिनंदन में समारोह भी आयोजित हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि 28 से 29 अगस्त को अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान नड्डा जो है वो आधा दर्जन से अधिक बैठकें करेंगे। नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी के मामले में अब भी बयानबाजी जारी है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मामले पर बयान दे दिया। इस दौरान सपा प्रमुख ने श्रीकांत त्यागी का जुड़ाव बीजेपी के साथ होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। श्रीकांत त्यागी मामले पर बयान देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी नेता ने जिस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की, यह बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने त्यागी का पार्टी के साथ किसी भी तरह से जुड़ाव का खंडन कर दिया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख ने कहा कि घटना के बाद वहां पहुंचे बीजेपी सांसद को यहां तक कहना पड़ा कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी राज्य के अस्पतालों के दौरा करने के बाद यही कहना पड़ा था कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, यहां भी हमारी सरकार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है कहा है कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सिसोदिया ने शनिवार को यहां मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रही है। गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करते हुए बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिसोदिया ने आगे कहा कि बीजेपी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से डरी हुई है। एक बार जब देश यह समझ जाएगा कि पूरे भारत में स्कूलों को दिल्ली की तरह बदला जा सकता है तो बीजेपी के हर जगह निजी स्कूल खोलने के मॉडल का अंत हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 12,000 निजी स्कूलों के लिए रास्ता बनाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में 72,000 से अधिक स्कूल बंद करा दिए गए। बीजेपी ने सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच 51,000 स्कूल बंद कर दिए गए। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शिक्षा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें हर सुविधा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का बीजेपी का कार्य जो है अन्याय के अलावा और भी कुछ नहीं है। यह देश तभी विकसित हो सकता है जब पूरे भारत में सरकारी स्कूल खोले जाएं और निजी स्कूलों से बेहतर उनको बनाया जाए जो 10-20% आबादी को पूरा करते हैं। हम बस उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक विधायक के तौर पर योग्यता पर अनिश्चितता और झारखंड में गहराते राजनीतिक संकट के बीच अपने विधायकों के साथ पिकनिक मनाकर वापस रांची लौट आए हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि झारखंड के राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधायक के रूप में अयोग्यता पर किसी समय अधिसूचना जारी हो सकती है। दरअसल सोरेन खुद को खनन पट्टा देने पर लाभ लेने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। झारखंड के राजनीतिक संकट पर जो है कई बातें भी निकलकर सामने आई हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को लेकर 3 बसें जो हैं वो रांची में मुख्यमंत्री आवास लौट आई हैं। रांची वापस जाते समय सीएम हेमंत सोरेन बच्चों के बीच मिठाई बांटते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल सोरेन वॉल्वो बस से उतरे और स्थानीय बच्चों के बीच जो है कोल्ड ड्रिंक और मिठाई उन्होंने बांटी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायकों के साथ खूंटी जिले के लतरातू बांध के पास नाव की सवारी करते हुए भी देखे गए थे। वहीं शनिवार को हेमंत ने रांची के सीएम आवास पर एक अहम बैठक भी बुलाई थी। विधायक इस मीटिंग में शामिल होने के लिए अपना सामान हाथ में लेकर आए थे। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन अपने विधायकों को 3 बसों में लेकर झारखंड के खूंटी जिले में स्थित एक रिसोर्ट पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने की संभावना को देखते हुए विधायकों को बचाने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश की गठबंधन सरकार के विधायकों को छत्तीसगढ़ यानी कि पश्चिम बंगाल में ठहराए जाने की तैयारी थी। दोनों राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। 3 लग्जरी बसें विधायकों और सुरक्षा कर्मियों को सड़क मार्ग से पहुंचाने के लिए रांची भी पहुंची थी, लेकिन हेमंत सोरेन खूंटी से ही वापस लौट आए। सीएम हेमंत सोरेन की अयोग्यता पर झारखंड के राज्यपाल का आदेश जो है सोमवार से पहले संभव नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ने राज्यपाल के आवास पर अपनी राय भेजी थी और सूत्रों ने बताया था कि उनकी अयोग्यता के लिए एक सिफारिश थी। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। अब राज्यपाल के आदेश ईसीआई को भेजे जाएंगे। पोल पैनल बाद में एक अधिसूचना जारी करेगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कहते हैं कि हम यहां इस मामले पर चर्चा करने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जो पिछले कुछ दिनों में घटी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं उस पर चर्चा करने के लिए सभी विधायक और मंत्री एक साथ एकत्र हुए थे। कांग्रेस कार्य समिति की आज अहम बैठक होनी है और इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालेंगे या नहीं इस पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफे के बाद इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम को स्वीकृति देने के साथ ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास भी प्रकट किया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जो है अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में कुछ सप्ताह की देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का ध्यान इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रित है और कुछ राज्य इकाइयां जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल हुई सीडब्ल्यूसी ने जिस कार्यक्रम को मंजूरी दी उसके मुताबिक अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच पूरी की जानी थी। सीडब्ल्यूसी ने पिछले साल फैसला किया था कि ब्लॉक कमेटी के लिए 16 अप्रैल से 31 मई तक चुनाव होने हैं, जबकि जिला कमेटियों के अध्यक्षों के चुनाव जो है 1 जून से 20 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सोनिया गांधी चिकित्सा जांच के लिए विदेश में है। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी गए हैं। सूत्रों ने बताया कि ये तीनों शीर्ष नेता सीडब्ल्यूसी की ऑनलाइन बैठक में भाग लेंगे। सूत्रों ने कहा है कि प्रक्रिया में कुछ सप्ताह की देरी हो सकती है। हालांकि अक्टूबर में पार्टी को अध्यक्ष मिल जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कांग्रेस इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। ये यात्रा 5 महीने की होगी, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मसौदे को शनिवार को मंजूरी दे दी है और इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने, ईवी खरीदने पर प्रोत्साहन नगद राशि और रोड टैक्स माफ करने का प्रस्ताव भी है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि आने वाले समय को देखते हुए हम यह पॉलिसी जरूर लाएंगे और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। हमारी सरकार पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मसौदा नीति के अनुसार राज्य के प्रमुख शहरों जैसे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और भटिंडा, जहां की राज्य के 50% से ज्यादा वाहन है, उधर इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 25% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने की उम्मीद है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि सार्वजनिक और प्राइवेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन पॉइंट भी बनाए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और अन्य सामान बनाने के लिए राज्य को एक केंद्र के रूप में भी स्थापित करने पर भी ध्यान होगा। इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पहले 1 लाख खरीदारों को 10,000 रुपए तक का वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के पहले 10,000 खरीदार को 30,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। बिहार सरकार पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि विपक्ष की भूमिका एक प्रहरी के रूप में सरकार को सजग करना है और आज वो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आप भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, तो आशा है कि उनकी कथनी और करनी में भी अंतर नहीं होगा। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने करोड़ों रुपए के घोटाले की भी बात कही। विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सदन में विशेष समिति की एक रिपोर्ट को उपस्थित करने की मांग रखी गई थी, लेकिन उसे सदन पटल पर उपस्थित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 19 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें उल्लेख था कि बिहार कौशल विकास मिशन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2016 में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में MKCL पुणे का चयन किया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कंपनी को प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार की जानकारी के लिए प्लेसमेंट पोर्टल का प्रावधान करना था, लेकिन कंपनी की तरफ से 3 वर्ष तक प्लेसमेंट पोर्टल की व्यवस्था नहीं की गई। पोर्टल की व्यवस्था तो नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए। उन्होंने कहा कि मेरे श्रम संसाधन मंत्री काल में जनवरी 2020 में पोर्टल खोला गया था। सहयोग से यह विषय में सदन में उठाया और सदस्यों ने इस पर विशेष कमेटी की मांग रखी। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने इसकी जांच के लिए विशेष कमेटी भी बनाई थी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर से अपने बयानों के कारण चर्चा में आ गए। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने वहां मौजूद उद्यमियों को कई सीख दी। गडकरी ने अपने संबोधन में रिचर्ड निक्सन का हवाला देते हुए कहा कि एक व्यक्ति का अंत तब तक नहीं होता जब तक वो हार नहीं जाता, लेकिन जब तक वह छोड़ देता है तो वह समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यवसाय, सामाजिक कार्य या राजनीति में है, उसके लिए मानवीय संबंध सबसे बड़ी ताकत है। हाल ही में खबरों में रहे भाजपा नेता ने कहा कि किसी को भी कभी भी इस्तेमाल कर फेंकना नहीं चाहिए। अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ उगते सूरज की पूजा ना करें, डूबते सूरज की भी पूजा होनी चाहिए। जब उन्हें उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया था, गडकरी ने याद करते हुए बताया कि जब वह एक छात्र नेता थे, तब कांग्रेस नेता श्रीकांत जिचकर ने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था। तब मैंने श्रीकांत से कहा कि मैं कुएं में कूदकर मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल के चीन के आरोप पर भारत ने पलटवार किया है। भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि कोलंबो को सहयोग की जरूरत है, ना कि किसी अन्य देश के एजेंडे को पूरा करने के लिए अनावश्यक दबाव या अनावश्यक विवादों की आवश्यकता है। दरअसल हाल में ही चीन के बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह निगरानी पोत युआंग वांग ने हबनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी और भारत की आपत्ति की ओर इशारा करते हुए श्रीलंका में चीनी राजदूत की झेनहोंग से शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि बिना किसी साक्ष्य के तथाकथित सुरक्षा चिंताओं पर आधारित बाहरी अवरोधक श्रीलंका की संप्रभुता और स्वतंत्रता में पूरी तरह हस्तक्षेप है। चीनी राजदूत के बयान पर भारतीय उच्चायोग ने पलटवार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने ट्वीट किया कि हमने चीन के राजदूत की टिप्पणियों पर गौर किया है और बुनियादी राजनीतिक शिष्टाचार का उल्लंघन उनका एक व्यक्तिगत गुण हो सकता है, यहां किसी वृहद राष्ट्रीय रवैये को दर्शाता है। चीनी राजदूत की झेनहोंग का भारत को लेकर नजरिया इससे प्रेरित भी हो सकता है, जिसको लेकर भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी भी दी है। उत्तरी गोवा के एक रेस्टोरेंट के दो सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में सामने आ गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट की मौत से पहले के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अंजुना के कॉलेज रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज से लिए गए ये वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। एक वीडियो में फोगाट को सुधीर सांगवान के साथ डांस करते देखा जा सकता है। सांगवान को फोगाट की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में फोगाट अपने सर पर एक विशेष प्रकार का बैंड लगाए हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में सांगवान उन्हें जबरन पानी पिलाता हुआ भी दिख रहा है, जिसे वह तुरंत थूक देती हैं। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह बिश्नोई ने पहले संवाददाताओं को बताया था कि सांगवान ने पानी में कुछ ऐसा मिलाया था जिससे उनकी मौत हुई थी। दूसरे वीडियो में फोगाट को जो है आरोपी द्वारा ले जाते हुए और सैर करते हुए भी देखा जा सकता है। फुटेज में वह लड़खड़ाती हुई भी नजर आई थी और रेस्तरां से बाहर निकलते के समय वह सीढ़ियों पर करीब करीब गिरती हुई दिख रही थी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी अब तक उलझी हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन न्यून्स और कथित मादक पदार्थ तस्कर दत्ता प्रसाद गावरकर को गिरफ्तार किया है। सिंह और सांगवान पर हत्या के आरोपों में, जबकि गावरकर और न्यूशंस के खिलाफ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 93A में दो अवैध टावर को आज दोपहर 2:30 बजे गिरा दिया गया और इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 सेकंड ही लगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। टावर गिराने के लिए जेट डेमोलिशन, एडफिक्स इंजीनियरिंग और CBRI की टीम शनिवार को टावर के अंदर विस्फोटक से जुड़े वायर की जांच और ट्रिगर दबाए जाने की तैयारियों को उन्होंने अंतिम रूप दिया था। नोएडा प्राधिकरण और पुलिस अधिकारी आसपास की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे रहे। सेक्टर 93A में बने 103 मीटर ऊंचे एपेक्स और 97 मीटर ऊंचे सियान टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलो विस्फोटक अलग अलग फ्लोर पर लगाया गया था। सुरक्षा कारणों से एमराल्ड कोल्ड और आसपास की सोसाइटी के फ्लैट को खाली करवाया गया और इसके अलावा करीब 3000 वाहन और 200 पालतू पशुओं को भी बाहर निकाला गया। एडफिस इंजीनियर के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता ने बताया कि पुलिस ने से मंजूरी मिलने पर दोपहर 2:30 बजे ट्रिगर को दबाया गया, जिसके बाद जो है बिल्डिंग ढह गई और इसके बाद जब है 1 घंटे बाद स्थिति साफ हो पाएगी। प्रयागराज में आज तीसरे दिन भी गंगा और यमुना दोनों ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी 103 सेंटीमीटर और यमुना नदी 99 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। दोनों नदियों ने शुक्रवार को यानी 26 अगस्त को ही सुबह 10 बजे के करीब खतरे के निशान को छू लिया था और इसके बाद से लगातार खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला अब भी जारी है। आपको बता दें कि दोनों नदियों में 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है।
माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक इनका जल स्तर और भी बढ़ सकता है। इसके कारण आज भी कई मोहल्लों में बाढ़ का पानी घुस गया। शहरी इलाकों के तकरीबन 50 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं और इतनी ही संख्या में गांव में भी बाढ़ का पानी घुस गया। अब तक करीब 5,500 लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं, क्योंकि बाढ़ से प्रयागराज के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। टीम मुस्तैदी के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर रेस्क्यू करते हुए लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कई घरों की एक मंजिल तक जो है पानी में डूब गई है। कई रास्ते और सड़कें बाढ़ के पानी में समा गए और यहाँ तक कि सड़कों और गलियों में नावें तक चलानी पड़ रही हैं। देश में कोरोना मामलों को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। कोविड-19 मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,436 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो कि पिछले दिन के मुकाबले कम है। 27 अगस्त को 9,520 मामले दर्ज किए गए। वहीं एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 86,551 पर पहुंच गया है। कोरोना एक्टिव केस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिन के मुकाबले 720 एक्टिव केस कम हुए हैं। 27 अगस्त को 87,311 थे, जो अब घटकर 86,591 रह गए। अगर कोरोना वायरस से लोगों की मौत की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक 4,37,93,787 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट को देखा जाए तो फिलहाल ये 2.70% पर है। वहीं रोजाना की पॉजिटिविटी रेट 2.93% है। देश में टीकाकरण भी तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 201.21 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। वहीं अब तक 88.50 करोड़ लोगों को जो है उनका टेस्ट भी किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 3,22,551 लोगों का टेस्ट जो है अब तक किया जा चुका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।